सुप्रभात विद्यार्थियों। आज पुनः हिंदी अध्ययन करने के लिए हिंदी की क्लास में उपस्थित हैं। आप लोग भी पठन सामग्री लेकर के हिंदी की कक्षा में उपस्थित हों। आज हम पाठ 5 सोना नामक पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। आज के अभ्यास कार्य में हमें पाठांक के साथ में दिए गए बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न एवं उनके उत्तरों को समझना है। तो इन प्रश्नों और इनके उत्तरों को समझने के लिए आपके पास आपकी पाठ्यपुस्तक होना अनिवार्य है। यदि पाठ्यपुस्तक अभी आप लोग नहीं लाए हैं तो लाएं। और सबसे पहले बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न जो हैं उन सब में यदि आपने प्रश्न संख्या नहीं लिखा है तो कृपया पहले प्रश्न संख्या लिख लें, इसके बाद अध्ययन क्रम में शामिल हों। पहला प्रश्न है, पिता के बेटे की बेटी या बेटे से आपका क्या संबंध होगा? प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, सुनें। पिता के बेटे की बेटी या बेटे से आपका क्या संबंध होगा? यानी आपके पिता उनके बेटे की बेटी या बेटा से आपका क्या संबंध होगा? उत्तर समझें। मेरे अनुसार उससे हमारा संबंध भतीजी या भतीजे का होगा। दूसरा प्रश्न है, सुष्मिता हिरण से बहुत प्यार करती थी। यह जानकारी आपको किस कथन से मिलती है? सुष्मिता हिरण से बहुत प्यार करती थी, यह जानकारी हमें किस कथन से मिलती है? तो पाठ को जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। पाठांक में दिया हुआ है, बीते कुछ महीनों में हम उससे बहुत स्नेह करने लगे हैं। तो इस कथन से हमें यह पता चलता है कि सुष्मिता हिरण से बहुत प्यार करती थी। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर आप लोग यहीं पाठ्यपुस्तक में ही लिख लें। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर आप लोग यहीं पाठ्यपुस्तक में ही लिख लें। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर आपको हिंदी नोटबुक में लिखना है। कथन को मैंने आपको बताया। यदि नहीं समझ में आया है तो पाठांक को पढ़ें और वो कथन आपको मिलेगा। उस कथन को आपको हिंदी नोटबुक 1 में लिखना है। अगला प्रश्न है, त्रि और त्र के अंतर को उदाहरण द्वारा समझाइए। ध्यान दीजिए, त्रि और त्र में क्या अंतर है? त्रि, यहां पर ता में री की मात्रा का प्रयोग किया गया है तो बना है त्रि। और त्रि का प्रयोग जो होता है, जैसे मातृ, इसका मतलब होता है
माँ, पितृ उसका मतलब होता है पिता, मातृ पितृ तो माता पिता। इसी प्रकार दूसरा शब्द जो दिया हुआ है त्र, त्र संयुक्त वर्ण है। इसमें हलंत युक्त ता के साथ में हलंत युक्त र और स्वर आ मिला है, तो ये त्र बना है। ये संयुक्त व्यंजन है। और इसका प्रयोग देखें, जैसे मात्र, तो मात्र का मतलब केवल। अब यहां पर मातृ और मात्र दो शब्द दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको त्रि और त्रा के अंतर को समझना है। हम प्रायः जिन अक्षरों में री की मात्रा लगी होती है उसे भी र ऐसे करके पढ़ लेते हैं, जबकि वो गलत है, वो री की मात्रा है। तो ता में जैसे री की मात्रा लगाई गई है तो इसे पढ़ेंगे त्रि। अब जैसे वा में री की मात्रा लगाई गई तो उसे पढ़ते हैं व्री। वृक्ष, वृक्ष लिखा होता है, उसे हम प्रायः वृक्ष पढ़ते हैं। तो व्रा नहीं होता, वृक्ष नहीं होता, व्री। और तो यहां पर आप देख सकते हैं मातृ और मात्र दोनों अलग अलग हैं, दोनों का अर्थ अलग है, दोनों का उच्चारण भी अलग होता है। ठीक है, ये त्रि और त्र में अंतर था। इसी प्रकार आप दूसरे शब्द उदाहरण के लिए लिख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको हिंदी नोटबुक 1 में लिखना है। अगला प्रश्न है लच्छेदार, लच्छे धन दार। तो इसमें दार प्रत्यय लगा करके कह रहे हैं 5 शब्द और बनाइए। तो पहला शब्द हो जाएगा दुकान धन दार, दुकानदार। हवा धनदार, हवादार। वफा धनदार, वफादार। घुमाव धनदार, घुमावदार। कली धनदार, कलीदार। और फल धनदार, फलदार। तो इस प्रकार से आप दार प्रत्यय जोड़ करके 5 नए शब्द बनाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर हिंदी नोटबुक 1 में लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का परिचय दीजिए। अब हम पीछे की कक्षाओं में, पीछे की कक्षा में नहीं, पिछली जो हिंदी की कक्षा हुई, पिछले पाठ में हमने जीवन की अवस्थाओं के विषय में पढ़ा था। आपको स्मरण होगा, पिछला पाठ था परीक्षा नामक पाठ। वहां पर हमने जीवन की अवस्थाओं को पढ़ा था। तो यहां भी हमसे पूछा गया है जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का परिचय दीजिए, वही प्रश्न है। तो उत्तर में आप वही अवस्थाएं लिख सकते हैं, जीवन की 4 अवस्थाएं। अब यहां पर इन अवस्थाओं को विस्तृत रूप में यहां बताया जा रहा है। तो इस प्रकार भी आप, ये जीवन की अवस्थाओं का लगभग विस्तृत रूप है। इस प्रकार से पूरे जीवन को बांटा गया है। जन्म से 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे
शैशवावस्था कहते हैं। शैशवावस्था का मतलब शिशु अवस्था, शिशु। इसके बाद 6 वर्ष से 11 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था कहलाती है। 6 वर्ष से 11 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है। 12 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। 12 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक की अवस्था किशोरावस्था होती है। 20 वर्ष से 40 वर्ष तक की अवस्था युवावस्था होती है। 20 वर्ष से 40 वर्ष तक की अवस्था युवावस्था होती है। 41 वर्ष से 60 वर्ष तक की अवस्था प्रौढ़ावस्था कहलाती है। 41 वर्ष से 60 वर्ष तक की अवस्था प्रौढ़ावस्था कहलाती है। 60 वर्ष के बाद की अवस्था वृद्धावस्था कहलाती है। 60 वर्ष के बाद की जो अवस्था होती है वह वृद्धावस्था कहलाती है। तो इस प्रकार से जीवन की अवस्थाओं को विस्तृत रूप में ऐसे बांटा गया है। तो चाहे तो आप जो उधर 4 अवस्थाएं बताई गई थी उसे लिख सकते हैं, और चाहे तो ये विस्तृत रूप को लिख सकते हैं। तो मेरे अनुसार उस पाठ में, परीक्षा पाठ में आपने जो 4 अवस्थाएं लिखी वो तो वहाँ ठीक है, वहाँ लिखा रहने दीजिए, और विस्तृत रूप में आप यहाँ लिख सकते हैं। उत्तर वो भी सही है, उत्तर ये भी सही है। अगला प्रश्न है, किन वाक्यों को पढ़कर हम कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा सोना को एक इंसान के बच्चे की तरह पाल रही थी? आपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा होगा, दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि चीजें एकत्र करके महादेवी वर्मा जी ने उस मृग शावक को जीवन देने के लिए, उसका पालन पोषण करने के लिए उन्होंने तैयारियां की। तो इसी वाक्य से हमें पता चलता है कि महादेवी वर्मा ने सोना को एक इंसान के बच्चे की तरह पालने का प्रयास किया। इस प्रश्न का उत्तर हिंदी नोटबुक 1 में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, लिंग बदलिए। यहां पर कुछ शब्द दिए गए हैं जो स्त्रीलिंग में दिए हुए हैं, उनका हमें लिंग बदलना है। पहला शब्द दिया है छात्राएं। छात्राएं, ध्यान दीजिए, छात्राएं स्त्रीलिंग शब्द है और बहुवचन है। छात्राएं स्त्रीलिंग शब्द है और बहुवचन है। इसलिए इस शब्द का जब आप लिंग परिवर्तन करेंगे तो छात्रा का लिंग परिवर्तन करने में होगा छात्र, तो वो तो एक वचन है, परंतु यहां पर छात्राएं बहुवचन दिया हुआ है, इसलिए इसका जो लिंग परिवर्तन होगा छात्रों। क्या होगा? छात्रों, बहुवचन में ही बदलकर जाएगा। अगला शब्द है साथिन। साथिन का लिंग परिवर्तन करेंगे तो बन जाएगा साथी। अगला शब्द है बकरी। बकरी का लिंग परिवर्तन करेंगे तो बन जाएगा बकरा। अगला शब्द है बालिका। बालिका शब्द का लिंग परिवर्तन करेंगे तो बनेगा बालक। इस प्रकार इन शब्दों के लिंग परिवर्तन करेंगे
और हिंदी नोटबुक 1 में इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, सोना अपना प्यार कैसे दिखाती थी? अपना उत्तर हाव भाव सहित दीजिए। तो इस प्रश्न के उत्तर को कहीं नहीं लिखना है, तो इसे आप कट का निशान लगा दीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, जब कक्षा में एक नया बच्चा आता है तो उसे कैसी परिस्थितियों, कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? तो इस प्रश्न का उत्तर मुझसे बेहतर आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों की कक्षा में जब कोई नया बच्चा आता है या आप किसी कक्षा में नए बच्चे के रूप में गए हैं तो क्या महसूस करते हैं, कौन सी परेशानियां होती हैं? ठीक है, तो मुझे जहाँ तक लगता है, जब नया बच्चा कक्षा में आता है तो सबसे पहली बात, अभी उसकी किसी के साथ दोस्ती नहीं है, तो जल्दी से कक्षा के दूसरे विद्यार्थी उससे बात नहीं करते हैं। यहाँ तक कि वह जिस बेंच में बैठता है उस बेंच के विद्यार्थी भी उससे बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते, दुविधा में रहते हैं, पता नहीं कैसे स्वभाव का बच्चा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो विद्यार्थी खुद संकोची होता है, दूसरे विद्यार्थियों से बात करने में डरता है, पहली स्थिति होती है। तो यहाँ पर परेशानियों की ही बात है। तो इस प्रकार की परेशानियां आती हैं, नई जगह, नए साथी होने के कारण झिझक रहती है एक दूसरे से बातचीत करने में, परंतु धीरे धीरे ये समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप में ही रहेगा, इसको कहीं नहीं लिखना है। लेखिका द्वारा वर्णित सोना का चित्र बनाइए। लेखिका ने पाठ में सोना का जो वर्णन किया है, उस वर्णन के आधार पर प्रश्न में कहा जा रहा है कि सोना का चित्र बनाइए। तो इस प्रश्न को नहीं करना है, तो कट का निशान लगा दीजिए। लेखिका की, अगला प्रश्न है, लेखिका की पालतू पशुओं के प्रति चिंता की जानकारी हमें किस वाक्य से मिलती है? लेखिका की जो पालतू पशुओं के प्रति चिंता है, उसकी जानकारी हमें उस वाक्य से मिलती है जहां पर उन्होंने कहा था कि इनकी देखरेख के लिए सेवक पर भी मैं आश्वस्त नहीं रह पाती हूं, और अपने पशु पक्षियों के कारण मैं ज़्यादा प्रवास में नहीं रह पाती, इत्यादि ऐसे वाक्य उन्होंने बोले हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि लेखिका अपने पशु पक्षियों के, पालतू पशु पक्षियों के प्रति बहुत ही चिंतित रहती हैं। इस प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप में ही यहीं तक रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत की 6 ऋतुओं के नाम बताते हुए उनमें आने वाले महीनों के नाम भी बताइए। देखिए,
अब यहाँ पर आने वाले महीनों के लिए स्पष्ट नहीं किया है कि कौन से महीने के विषय में बताना है, हिंदी महीने या अंग्रेजी महीने। ठीक है, तो केवल महीनों के विषय में कहा गया है, तो हम यहाँ पर अंग्रेजी महीनों के विषय में ही बताएंगे। तो भारत की 6 ऋतुओं के नाम, भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। आपको उन ऋतुओं के नाम मालूम होंगे, नहीं मालूम है तो ध्यान दें। वसंत ऋतु सबसे पहले ऋतु है, वसंत ऋतु। इसे ऋतुराज भी कहा जाता है, ऋतुओं का राजा कहते हैं इसे। दूसरी ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। तीसरी ऋतु है वर्षा ऋतु। चौथी ऋतु है शरद ऋतु। पांचवी ऋतु है हेमंत ऋतु और छठवीं ऋतु है शिशिर ऋतु। तो इस प्रकार ये 6 ऋतुएं होती हैं। अब इन 6 ऋतुओं में जो महीनों के नाम के लिए कहा गया है उस पर ध्यान दें। वसंत ऋतु अप्रैल और मई महीने में होती है। ग्रीष्म ऋतु जून और जुलाई के महीने में। वर्षा ऋतु अगस्त से सितंबर के महीने तक। शरद ऋतु अक्टूबर से नवंबर के महीने तक। हेमंत ऋतु दिसंबर से जनवरी तक। और शिशिर ऋतु फरवरी से मार्च तक। तो ऋतु के अनुसार ये अंग्रेजी महीने। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेखिका में ऐसे कौन से गुण थे जिनके कारण पशु उनसे प्यार करते थे। प्रश्न में पूछा गया है कि लेखिका में ऐसे कौन से गुण थे जिनके कारण पशु उनसे प्रेम करते थे, प्यार करते थे। तो लेखिका में पशुओं के प्रति सहानुभूति, करुणा और दया रूपी गुण थे जिसके कारण पशु भी उनसे प्यार करते थे। इसके बाद बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न समाप्त हुए। अब बारी गृह कार्य की है। तो गृह कार्य में आपको पाठ 5 सोना नामक कहानी को पुनः पढ़ना है, समझना है और इसमें दिए गए बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न एवं उनके उत्तर हिंदी नोटबुक 1 में लिखना है। कुछ प्रश्नों को यहाँ पर कट कराया गया है, उन्हें नहीं लिखना है। कुछ प्रश्न मौखिक रूप में हैं, उनको भी नहीं लिखना है कहीं। और कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनका उत्तर यहीं पर लिखना है, तो उसे भी आप नोटबुक में मत लिखिएगा। बाकी जो प्रश्न बचे हुए हैं वो प्रश्न और उनके उत्तर हिंदी नोटबुक 1 में आपको लिखना है। पाठ को पढ़ना और समझना है। इसके साथ ही आज का अध्ययन क्रम यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।